एंड अगेन जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि थैंक यू सो मच, आप पेशेंटली लाइंस के ऊपर वेट करते हैं, तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ. लेट्स टेक द कॉलर. हेलो 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 सर, मैंने आपसे अपना क्वेश्चन पूछना था. जी जी कि मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी 2013 में स्टूडेंट वीज़े के लिए. जी. तो उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया 2014 तक. तो मैंने उसके बाद हमने रजिस्टर मैरिज कर ली और मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा जो विड्रॉ करके और स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन डाल दी. ठीक है. बट सेम डे उन्होंने मेरा स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज ऑफ टॉइक. एंड मेरी स्पाउस की एप्लीकेशन थी, उन्होंने वो भी रिफ्यूज कर दी बिकॉज ऑफ टॉइक. तो उसके बाद हम ट्रिब्यूनल पे गए जिसमें हम 3 बार गए. वहाँ पे होम ऑफिस का कोई भी सोलिसिटर नहीं आया और 4th टाइम होम ऑफिस ने अपना केस जो है विड्रॉ कर लिया. एंड 2015 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया. तो उसके बाद उन्होंने हमें कुछ भी रिप्लाई नहीं दी कि और क्या डिसीजन लिया है, कुछ नहीं किया. तो उसके बाद हम अपने एमपी के पास गए. उन एमपी ने ईमेल की उनको और बट उन्होंने क्या किया कि हमें स्टूडेंट वीज़े के जो है वो रिवर्ट दिया कि जिस कॉलेज ने अपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था वो आपका कॉलेज जो है ब्लैक लिस्ट हो गया है, तो आप नया कॉलेज लेके भेजो. तो 3rd डे मैंने उनको रिप्लाई किया कि मैंने तो आपके जो स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन थी वो विड्रॉ कर ली है. तो हम जो अपील में गए थे कि हमें स्पाउस वीज़ा के लिए. बट आफ्टर 60 डेज उन्होंने हमें एक लेटर भेज दी कि आपकी कोई भी टोकन ट्रेंड से लेटर आई कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग नहीं है, आप जो है कंट्री लीव करके चले जाएं. तो उसके बाद हमने प्री एक्शन के लिए डाला अप्रैल में 1 अप्रैल. तो उसके बाद उन्होंने हमें लेटर लिख के भेजा कि वो जो है हमारा केस दोबारा से देखेंगे. तो उसके बाद उन्होंने एक मुझे फ़ोन आया कि हमारे पास आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट हैं, तो आप हमें जो है वो फ्रेश डॉक्यूमेंट दे दें. मैंने 2 दिन में ही वो डॉक्यूमेंट जो है उनके एड्रेस पे भेज दिए. तो अभी लॉन्ग टाइम हो गया है. उन्होंने उसके बाद अभी मई भी निकल गया है, तो अभी तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया. तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बाद? थैंक यू जी, मैं जवाब दे देता हूँ. थैंक यू. आपने बड़ा लंबा सवाल पूछा और आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या आपके साथ गुजरी. जवाब बहुत आसान है, सब्र. उसकी वजह यह है कि होम ऑफिस वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर लगता है आपकी फ़ाइल फिरती रही है. जिस तरह आपको पता था कि अभी आपकी फ़ाइल फाइनली किसी एक ने उठाई और उन्होंने कहा चलो जी इनका मसला हल करें, तो फिर उन्होंने आपसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मांगी है. तो टेक्निकली जो टाइम फ्रेम है वो दोबारा शुरू हो जाएगा. और देखने में आया है कि 4 to 5 वीक्स, 6 वीक्स, 7 वीक्स होम ऑफिस लगाता है. तो प्लीज़ आप सब्र कीजिए. अच्छी बात यह है कि आपका केस आहिस्ता आहिस्ता चल ही रहा है एंड इंशाल्लाह ताला इवेंचुअली आपको वीज़ा भी मिल जाएगा. तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्र करें. हाँ, अलबत्ता आप एक और काम कर सकते हैं, कुछ एमपी के थ्रू भी आप हो गए कि एक एड्रेस है जो मेरे पास इधर नहीं, मेरे दफ्तर में है. वो उस यूनिट का है कि अगर आपका केस विड्रॉ हो गया है या अपील विन हुई है, आप उस यूनिट को चेसअप कर सकते हैं. इन रिटर्न वो जो यूनिट है वो होम ऑफिस के इंटरनल किसी डिपार्टमेंट को चेसअप करेगा कि जिनका केस अब रिजॉल्व किया जाए. तो वो अगर आप मुझे कांटेक्ट करें तो मैं आपको आपके ईमेल पे वो एड्रेस भेज दूंगा. थैंक यू फॉर योर फ़ोन कॉल. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो जी जी जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. हाँ सर, मेरा ना एक्चुअली एक इमिग्रेशन का मेरा क्वेश्चन था. जी सर, एक्चुअली मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो यूरोप से है. तो मैंने ना उसके साथ यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला जो केस होता है वो लगाया था सर, जिसमें उन्होंने मुझे वो 5 साल का वीजा दे दिया. अभी रिसेंटली आया है मेरा. ठीक है. सो दिस इज लाइक रेजिडेंस कार्ड ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ यूनियन सिटीजन. सर, मेरा सवाल ये था कि क्या मैं इस वीजा के ऊपर यूरोप ट्रैवल कर सकता हूँ, मतलब या फिर मेरे को वीजा लेना पड़ेगा यूरोप का अपने पासपोर्ट के ऊपर? थैंक यू जी, थैंक यू. देखें, पहली बात है वो आपने लॉन्ग टर्म नहीं, वो अनमैरिड पार्टनर एप्लीकेशन होती है अगर आप 2 साल से रिलेशनशिप के अंदर हैं. जहाँ तक बात है ट्रैवलिंग की, एक बात याद रखें कि ट्रैवल होता है पासपोर्ट पे आपके लिए. तो अगर आपका पासपोर्ट इंडियन या पाकिस्तानी है तो सर्टन कंट्रीज़ के अंदर आपको फिर भी वीज़ा लेना होगा. जहाँ मेरे ख्याल से अगेन मुझे ये नहीं पता आपकी स्पाउस किस नेशनैलिटी की है, बिकॉज सर्टन यूरोपियन कंट्रीज़ जो स्पाउसेस होते हैं उनको वैसे एंट्री दे देती है, एक फॉर्मेलिटी होती है. लेकिन जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि वीज़ा आपको लेना पड़ेगा बिकॉज आपके पास
या पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट होगा, तो यू विल आपको वीज़ा लेना पड़ेगा जाने के लिए यूरोप के अंदर, जो कि क्योंकि आपके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट है, विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर योर फ़ोन कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है, इफ यू डोंट माइंड। जी पूछे। सर मेरे अभी रिसेंटली पाकिस्तान शादी हुई है। मेरे हस्बैंड एक्चुअली दुबई में जॉब करते हैं और मेरे पहले शादी से 2 बच्चे थे। आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन, मेरे पास नेशनलिटी है और मुझे बस ये पूछना था कि मैं अपने हस्बैंड को बुलाना है, तो क्योंकि मैं तो काम नहीं कर सकती इतना 18,600 एनुअल अपनी तनख्वाह शो नहीं करवा सकती, तो मुझे मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाना चाहते हैं एज अ गिफ्ट, जो कि है 62,500। इमिग्रेशन के जो रूल हैं कि मेरे पास अगर सेविंग हो तो मैं उनको बुला सकती हूँ, तो सर वो मुझे अपने अकाउंट में शो करवाने पड़ेंगे या कि मेरे हस्बैंड के अकाउंट में शो हो सकते हैं? और कोई सवाल? आपने 2-3 सवाल मुझसे बोले थे, ये बस यही है? जी, और दूसरा सवाल ये था कि जब मैं वीज़ा अप्लाई करूँगी अपने हस्बैंड का, आफ्टर 6 मंथ जब स्टेटमेंट हो जाएगी तो फिर उसके बाद वीज़ा अप्लाई करूँगी, तो वो मुझे दुबई में मेरे हस्बैंड को पाकिस्तानी नेशनल है और वो रहते दुबई में, तो पाकिस्तान वीज़ा जाएगा जब उनको दुबई में ही रहने पड़ेगा, उधर से वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। और एक दूसरी बात ये कि अगर हमारी शादी हो चुकी मार्च में, हमारा निकाहनामा बन गया था, अगर वो किसी और वीज़े पे आते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़े पे, कोर्स विजिटर तो शादी नहीं कर सकता इस कंट्री में, तो स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, कोई ऐसा वीज़ा है जो आसान है मेरे हस्बैंड के लिए उनको बुलाने में, कैसे लगा सकते हैं हम? उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बस ज़रा जल्दी हो जाए और लीगली हो, बस इन सारे सवालों के जवाब दे दे प्लीज़। जी थैंक यू सो मच। देखें जहाँ तक, थैंक यू सो मच जी, जहाँ तक मुबारक हो आपको आपकी शादी की। जहाँ तक देखें, पहली बात है, बिल्कुल आपके फादर इन लॉ ने सही बात बोली कि 62,500 है, आई थिंक रफली, बिकॉज मुझे वो भी फॉर्मूला टॉप ऑफ द हेड याद नहीं, बट तकरीबन इतना ही बनता है। बिल्कुल पैसे हस्बैंड के अकाउंट में भी हो सकते हैं या आपके अकाउंट में, लेकिन बेहतर है अपने अकाउंट में कर लें पैसे, और 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज सेविंग्स पे अगर आप रिलाई करते हैं तो 6 महीने तक वो वेट करने को बोलते हैं। लेकिन मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बेहतर है कि पैसे अपने अकाउंट के अंदर आप रखें और फिर 6 महीने के बाद आप अप्लाई करें। जहाँ तक बात आती है कि दुबई, वो डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड के पास रेजिडेंट कार्ड है दुबई का, यानी कि वो लीगली दुबई में टेम्प्रेरी किसी विजिट वीज़े के कैपेसिटी में नहीं है, काम करें, और उनका वो जो हर साल दुबई के अंदर एक्सटेंड होता रहता है का रेजिडेंट परमिट, अगर वो है तो बिल्कुल दुबई से रह के भी वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान से। जहाँ तक आपने बात बोली कि जी हमारी शादी हो गई अगर किसी और तरीके से है, देखिए वो एक आपका एक पर्सनल ओपिनियन है कि क्योंकि आपको पता है अगर स्टूडेंट के तौर पे वो यहाँ आते हैं, फिर भी उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरी शादी हो गई है और मेरी वाइफ ऑलरेडी यूके के अंदर है, और फिर स्टूडेंट के लिए उनकी अलग रिक्वायरमेंट है पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे कि उनको पैसे मेंटेन शो करना है और कैश लेना है कॉलेज से, तो वो एक अलग ही कैटेगरी है। वो अब मुझे आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस का नहीं पता, लेकिन अगर आप कहते हैं कि तारिक साहब वो किसी तरीके से जल्दी आ जाए तो स्टूडेंट इज़ अ वे, लेकिन जारी बात है थोड़ा कॉस्टली वे है। फिर स्टूडेंट को काम की परमिशन नहीं है अनलेस वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, फिर स्टूडेंट यहाँ से आएगा, यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करेंगे, तो आई डोंट नो एट दिस एज वो ये सब कुछ करना चाहते हैं, आई डोंट नो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं लाइफ में। तो आई थिंक दैट इज़ अ डिस्कशन जो आप बैठ के एज एन हस्बैंड एंड वाइफ कर लें कि आया 6 महीने तक सब्र करके एक ही दफ़ा प्रॉपर वीज़ा लेना, स्पाउस वीज़ा लेना बेहतर है, या पहले स्टूडेंट का है, क्योंकि सारी बात है उसका अपना खर्चा है स्टूडेंट के लिए, साल की फ़ी यूनिवर्सिटी की एंड ऑल एक्सेट्रा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं मनोरंजन बोल रहा हूँ साउथ हाल तो। मेरी वाइफ, मेरा वीज़ा था वर्क परमिट डिपेंडेंट जी। मेरी वाइफ आई थी डिपेंडेंट, 2-3 दफ़ा तो आई, ओके वापस चले गए। मेरे 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा 16 साल है, बेटी 12 साल की है, बेटा 8 साल का है। मैं पाकिस्तान तो उन्होंने 2-3 दफ़ा सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने रिफ्यूज़ करता है, फिर वीज़ा अप्लाई किया है वो भी रिफ्यूज़ करता है, फिर इतने अपील की थी उन्होंने वीज़ा दे दिता है, और इतने आ गए, इतने वीज़ा उन्होंने सेटलमेंट के अप्लाई किया सी वीज़ा लेने वास्ते उन्होंने रिफ्यूज़ करता है, फिर अपील से क्या उन्होंने रिफ्यूज़ करती है। आर्टिकल 8 के तहत। सॉरी क्या आपने आखिरी बात क्या बोली? वीज़ा उन्होंने रिफ्यूज़ करता है जी। इतने वीज़ा अप्लाई किया सी ना, फिर जो वीज़ा उत्थे अप्लाई इतने किया सी ना, जी अपील की सी ना वो, तो वो वीज़ा मिल गया सी, उन्होंने
6 महीने का और ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਨ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਉਹ ਅਪਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਸੀ ਹਾਂ 2-3 ਦਫਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ डिपेंडेंसी वर्क कमर्शियल हाँ जी तारक साहब जी जी आपका मैं सवाल का वेट कर रहा हूँ हाँ जी मैंने कहा आपका सवाल क्या है भाई मेरा सवाल ये है अभी तक उन्होंने मुझे जवाब नहीं फिर अपील पाई है अपर टर्मिनल से जी फिर उसका जवाब नहीं आया आपकी अपील का ये तो आपने मुझे बता दिया कि अभी तक जवाब अपील का जवाब नहीं है आपका सवाल क्या है अंजुम भाई मेरा सवाल मेरी आपसे 3-4 दफा मुलाकात हुई है मैं ऑफिस में आपके आता गया था आपने मेरा इंडेफिनिट पासपोर्ट का रुकवाया था इंडेफिनिट जी जी चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ मैं जवाब दे देता हूँ थैंक यू अंजुम भाई मेरे ख्याल से मुझे भाई अर्ज़ ये है कि बेहतर ये आप तो मेरे ख्याल से मुझे भी याद नहीं आ रहा आपको देखूंगा मैं याद कर लूँगा तो बेहतर ये है कि अगर आप कागजात लेके दफ्तर आ जाएं तो फिर देख के मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि अपर ट्राइब्यूनल में आपने केस डाला हुआ है ये जो आप ट्राइब्यूनलों में जब चले जाते हैं तो फिर होम ऑफिस की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज हर ट्राइब्यूनल एक अपने टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन दे देता है बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि केस पे बैठे रहें अगर आप लिस्टिंग ऑफिस फ़ोन करें ट्राइब्यूनल के वो बता देंगे कि अभी तक आपके केस की बारी आई है या नहीं या वो ये बता देंगे कब आपका केस जज के आगे जाएगा बिकॉज एक दफ़ा जब आपका केस जज के आगे चला जाता है बड़ी जल्दी आपको पता चल जाता है कि आपको परमिशन भी मिलेगी या नहीं अगर आप ये भी पूछना चाहते हैं कि केस में मेरिट क्या है तो वो आप अगर मुझसे मिल चुके हैं तो आपको पता है मैं पहली चीज़ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़बानी नहीं मुझे कागजात देखने दें तो अगर आप पहले भी मेरे दफ्तर आ चुके हैं 100 बिस्मिल्लाह आप दोबारा आएँ कागजात लेके मुझे पूरा केस पढ़ने दें फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरिट क्या है या क्या चीज़ आप कर सकते हैं थैंक यू फॉर योर फ़ोन कॉल मलिक अंजन साहब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं दो तीन क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी बिल्कुल पूछिए मुझे डिस्कवरी लीव मिली थी 2.5 years ह्यूमन राइट्स के बेस के ऊपर ठीक है और मुझे अभी मेरे 13 डेज बाकी है अभी तो मैं कितने दिन में मेरी एप्लीकेशन मुझे डालनी चाहिए और दूसरा सवाल ये था कि जो मेरी 2 बच्चे की मेरे 4 बच्चे हैं और 3 बच्चे दूसरे आदमी के और 1 बच्ची मेरी है लेकिन उसमें क्या है कि उस 2 के पासपोर्ट वैलिड है ब्रिटिश और दूसरे 2 के नहीं है तो वो चल जाएंगे और दूसरा 2 के कौन से पासपोर्ट सॉरी 2 के कौन से पासपोर्ट है ब्रिटिश है 4 के ब्रिटिश अच्छा ब्रिटिश हैं ठीक है मैं समझ गया आपका मतलब क्या पूछने का ठीक है अगला सवाल ये था कि ये लोग कितने अरसा लगाएंगे क्योंकि मेरे फादर बीमार है तो मुझे वो लास्ट डेट पे है तो मुझको उसको मुलाकात करनी है तो ये कितने क्योंकि 13 डेज है तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि वीजा के भी 13 डेज ही है मैं समझ गया आपकी बात कितने देर लगाएंगे वो लोग मैं अर्ज कर देता हूँ जी थैंक यू सो मच आपकी कॉल का जहाँ तक पहली बात है 28 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपके अभी 13 दिन रह गए तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन जहाँ तक बात है मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे थे कि जी बच्चों के 2 हैं सारे ब्रिटिश पर 2 के वैलिड पासपोर्ट हैं 2 के पासपोर्ट एक्सपायर हो गए क्योंकि बच्चे अपनी एप्लीकेशन नहीं डाल रहे और उनको भी पता है वो ब्रिटिश हैं डज़ नॉट मैटर आप बेशक एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भेज दें बिकॉज दे नो कि बच्चे बाय बर्थ ब्रिटिश होंगे या अगर रजिस्टर हुए हैं तो दे वुड हैव द इन्फॉर्मेशन वो वैलिड पासपोर्ट होना मैटर करता है अगर आपको एप्लीकेशन डाल रहे हैं लेकिन वो बच्चों की एप्लीकेशन नहीं है वो तो आप ये बताने के लिए डाल रहे हैं कि जी देखो मेरे 4 बच्चे ब्रिटिश हैं जो उनको वैसे भी पता होगा मैंने से 4 मीनिंग 1 आपका और 2-3 जिनकी आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ तक आई एम वेरी सॉरी टू हेयर कि आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है आप वो मेंशन कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर लेकिन ये जो ये डिस्क्रिशनरी लीव तो नहीं ह्यूमन राइट जो FP एप्लीकेशंस हैं 2.5 साल की इसमें ये लोग तकरीबन 5 से 6 महीने लगाते हैं आप ज़रूर जब एप्लीकेशन डालें उनको मेंशन करें कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं प्लीज़ अगर जल्दी डिसीजन ले लें एंड आई होप कि वो जल्दी डिसीजन
ले लें। अगेन थैंक यू सो मच। मुझे बताया जा रहा है कि हमारा टाइम पूरा हो गया। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं हर एक की कॉल नहीं ले सका। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि आप अपना टाइम निकाल के शो देखते हैं। थैंक यू। आप वेट करते हैं कॉल का, फिर आप कॉल की बारी है जब आप आती है आप वेट करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं तहम्मुल के साथ जितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो दे सकूँ। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईमेल एड्रेसेस शो के दौरान थैंक्स टू वीनस आते हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप लंबी ईमेल नहीं करना चाहते, जो अक्सर लोग हैं कि जी कहाँ हम इतनी लंबी ईमेल करें, मुझे बताते हैं बाद में, तो सिर्फ अपना टेलीफोन नंबर और नाम लिख के भेज दें, आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।